फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर और स्वागत है आज आप सबका एक नए एपिसोड में। ठीक है भाई, हमारे पास पैसे थोड़े ज्यादा आ जाएंगे लेकिन समस्या तो सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो पानी इम्पोर्टेंट है। आज हम एक ऐसा एपिसोड करने जा रहे हैं जो फार्मिंग के ऊपर है, जो सीड्स के ऊपर है, जो इस देश की मिट्टी से जुड़ा है। तो चलिए आज आकाश चौरसिया जी से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि मल्टी लेयर फार्मिंग कैसे की जाए। सर बहुत बहुत स्वागत है आज आपका आरटीवी पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। तो बड़े टाइम से मैं सोच रहा था सर कि ये जो काम आपने चुना जी, वो भी आज के दौर में जी, जहाँ लोग मर्सिडीज़ में घूमना चाहते हैं और पार्टीज़ में एंजॉय करना चाहते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज में काम करना चाहते हैं और देश घूमना चाहते हैं जी, लेकिन आपने खेत चुना, आपने फार्मिंग चुनी, जी। तो उसके पीछे क्या रीज़न रहा है सर? देखिए, एक्चुअली हमारा फार्मिंग से तो हमारा बैकग्राउंड रहा ही। हमारे पिताजी पान की खेती किया करते थे जी। बट हमारे पिताजी जैसे भारत के सभी किसानों के पिताजी लोग सोचते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर खेती में ना जाए, ऐसे हमारे पिताजी भी सोचा करते थे। और उन्होंने बहुत मेहनत करके हमको पढ़ाया और हायर सेकेंडरी करने के बाद हमारा बचपन से ध्येय था, सपना था हमारा भी कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और लोगों का सेहत का इलाज करूंगा। तो हमने साइंस सब्जेक्ट लिया। हायर सेकेंडरी क्वालिफाई करने के बाद हमने प्री मेडिकल टेस्ट एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई भी किया। और इसी बीच में हमें अस्पतालों से जुड़ने का मौका मिला जी। तो जैसे हम सभी स्वाभाविक तौर पर और व्यवहारिक तौर पर अगर हम लाइफ में देखें तो जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में जाना चाहता है वो बचपन से कहीं ना कहीं उन चीज़ों से कनेक्ट होना चालू कर देता है जी। तो हम बीमार लोगों से कनेक्टिविटी हमारी आदत बन गई थी। और हम अक्सर जब स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी तो हम बीमार लोगों को देखने के लिए अस्पताल, क्योंकि हमारे स्कूल के रास्ते में पड़ती थी, तो हम अस्पताल से होके घर जाया करते थे। तो वहाँ पर हमने जब देखा कि लगातार अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, फिर लगातार बीमारियों की संख्या बढ़ रही है, लगातार बीमार लोगों की भी संख्या बढ़ रही है और लगातार जो है ना मेडिकल स्टोर की संख्या बढ़ रही है, तो सारी संख्याओं में बढ़ोतरी हो रही है। तो एक दिन मन में एक ख्याल आया कि ये सारी चीज़ें अगर बढ़ रही हैं तो हम भी अगर डॉक्टर बन जाते हैं तो क्या ये तब भी बढ़ेंगी, है ना। और अगर डॉक्टर बीमारी को ठीक करते हैं इसका मतलब ये है कि फिर बीमारी आगे नहीं होना चाहिए, है ना। तो फिर ये बढ़ क्यों रही है। तो हमारा ध्यान गया फिर बचपन से बार बार सुनी एक कहावत पर, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन और जैसा होगा मन वैसा होगा तन जी। तो ये जो कहावत है किसी विद्वान ने लिखी होगी लेकिन बहुत सार शब्दों के साथ में इसको लिखा है कि अन्न का प्रभाव हमारी सेहत पे पड़ता है। और हम कितना भी अपनी ज़िंदगी में भाग दौड़ लें पैसे के लिए, बाकी साधनों के लिए, लेकिन खान पान ही हमारी सेहत का राज है। तो हमारे मन में एक थॉट बैठ गया कि जब खान पान ही सेहत का राज है और खाना खा के लोग बीमार होते हैं तो क्यों ना हम खाने में बदलाव करें और लोग बीमार ना हों। तो ये भाव जब हमारे मन में आया तो मुझे लगा कि डॉक्टर बन के हम बीमार लोगों का इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सेहतमंद खाना लोगों तक पहुंचाएं, यानी कि प्राकृतिक जैविक खेती करके अन्न उगाएं, तो शायद हम बीमार होने से लोगों को रोक सकते हैं जी। तो मुझे लगता है कि इलाज करने से बेटर है लोगों को बीमार ना होने दिया जाए। और इस थॉट प्रोसेस ने हमें एग्रीकल्चर की तरफ मोड़ा। तो हमारे पिताजी और घर वालों ने थोड़ा सा विरोध किया कि इतना पढ़ने लिखने के बाद अब जो है ना खेती का आपको भूत सवार हो गया है, ये अच्छा नहीं है। और हमारे फैमिली में बहुत थोड़ी ज़मीन थी, माने कि हमारे पिताजी के पास 1 एकड़ ज़मीन थी और उनके 10 बच्चे थे, तो बहुत थोड़ी ज़मीन थी और पान की खेती से हमारे परिवार में गुजारा होता था। तो हमको किराए की ज़मीन लेके काम शुरू करना पड़ा। तो किराए की ज़मीन लेके हमने 10 डिसमिल ज़मीन से काम शुरू किया। पहले टमाटर की फसल पे काम किया, फिर उसके बाद बैगन, भिंडी, मिर्ची और फसलों पर हमने धीरे धीरे काम शुरू किया। और फिर उसके बाद जैसे जैसे फार्मिंग में अंदर गए तब फिर बहुत सारे चैलेंजेस हमने खेती के अंदर फेस किए। और इसको ऐसा आप कह सकते हैं जैसे
हम लोग जनरली कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जी बिल्कुल। तो हर एक चीज़ दूर से दिखने में आसान लगती है। तो शायद जब हमारी एज ऐसी थी कि हमें लगा कि फार्मिंग बहुत आसान होगी, लोग करते हैं ऑलरेडी, तो ये हम जो करने जा रहे हैं वो भी आसान होगा, ऐसे सोच के साथ में हमने शुरू किया। लेकिन जब उसमें अंदर गए तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे थे, बहुत सारी रुकावट थी, बहुत सारे परेशानियां थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे। और इन सब के बीच में इस विरोधाभास के साथ में हमने काम को जारी रखा, क्योंकि संकल्प बहुत बड़ा था जी। और पीछे मुड़ के देखने का कोई चांस नहीं था। तो इसलिए हम जो है ना इसमें आगे बढ़ते रहे। और जब हम शहर पढ़ने के लिए आते थे तब हमने एक बार एक के ऊपर एक घर बनते हुए देखा। वहाँ से हमारी थॉट प्रोसेस में ये बात बैठ गई कि लोगों के पास ज़मीन कम होती है तो एक के ऊपर एक लोग घर बनाते हैं। अगर किसान के पास ज़मीन कम हुई तो वो क्या कर सकता है, क्या एक के ऊपर एक फसल उगा सकता है। तो ऐसा हमारा थॉट पहले से ऑलरेडी बैठा हुआ था। फिर हम पिताजी के साथ बहुत बार जंगल गए, फॉरेस्ट जाते थे, पान की बेल को चढ़ाने के लिए एक लकड़ी लाया करते थे। तो हमने वहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियों को एक साथ उगते हुए बचपन से देखा है। तो हमने देखा वहाँ पे नीचे घास उगती है, फिर ऊपर कुछ झाड़ियाँ होती है, फिर ऊपर बहुत बड़े पेड़ होते हैं, फिर उसके ऊपर बहुत बड़े पेड़ होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमने देखी हैं बचपन से। और जब हमने खेती के अंदर काम किया 2-3 साल, तो हमारा टमाटर के जो फसल का एक्सपेरिमेंट था वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। करीब 32 किलो हमने टमाटर एक पौधे से निकाले और लगभग 15 से 16 फीट की हाइट पौधे की एवरेज हम लेके गए। अच्छा, 32 किलो टमाटर एक पौधे से, और 702 पौधे हमारे पूरे फील्ड में थे। और लगभग 1,05,000 रुपये का टमाटर उस थोड़ी सी ज़मीन से हमने एक साल के अंदर बेचा था। तो वो प्रयोग हमारा बहुत ही लाइफ का पहला और कहना चाहिए ऐसा प्रयोग था जिसने लोगों को हमारे फार्म पे आने को मजबूर किया। सो बेसिकली हमारे उस क्षेत्र में कभी भी ऐसे कोई क्रॉप नहीं हुई। और जब लोगों को ये पता चला कि यहाँ पर टमाटर के 15-16 फीट ऊंचे पेड़ हैं, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता था और लोग उसको देखने के लिए आने लग गए। जब लोग देखने के लिए आए तो हमारे मन में एक जिज्ञासा जागी कि हमारे पास ज़मीन कम है, क्यों ना हम इन लोगों को भी ये चीज़ें बताएं और मास स्केल पे जो है ना ये जैविक खेती, प्राकृतिक खेती हो, ताकि हर व्यक्ति को अच्छा अन्न मिले। तो हमने फार्मर्स को बताना चालू किया। तो बहुत सारे फार्मर्स ने अलग अलग तरीके की उनकी अपनी परिस्थिति की परेशानियां उन्होंने हमारे बीच में रखी। कई किसानों ने कहा कि हमारे क्षेत्र में पानी का क्राइसिस है, वाटर टेबल डाउन हो जाता है और गर्मी में हम फसल में पानी नहीं दे पाते तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। फिर कई फार्मर का ओपिनियन था कि हमारे यहाँ ओपन फील्ड है और ओपन फील्ड में सुअर हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर के अंदर जानवर होते हैं, हिरन हैं। में भी बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत, इवन पूरे इंडिया में दिक्कत है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के जानवर परेशान करते हैं, कहीं बंदर हैं तो कहीं नीलगाय है, करेक्ट है ना। तो ये तरह की सिचुएशन हमारे बीच में रखी किसानों ने। फिर कई किसानों का ओपिनियन था कि ये काम जो है ना शहरों में ठीक है, क्योंकि शहर में लोग होते हैं और जो भी आप उगाते हैं वो सहजता से विदाउट कम ट्रांसपोर्ट में आप चीज़ें लोगों तक पहुंचा देते हैं। परंतु हम 70 किलोमीटर दूर शहर से हैं, हम अपने उत्पादों को कहाँ लेके आएंगे बाज़ार में बेचने के लिए। फिर कई लोगों का ओपिनियन था कि क्लाइमेट का जो बदलाव है वो फसलों पर बुरा असर डालता है और फिर उसके चक्कर में हमें या तो फसल ख़राब करनी पड़ती है या हमें भयंकर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। जी। कई किसानों का ओपिनियन ये था कि आपकी ज़मीन थोड़ी है तो इसे आपने बच्चों की तरह उसको पाला पोसा, और हमारे खेत बड़े हैं और वहाँ पर हम इन बच्चों की तरह नहीं इसको कर पाएंगे। मान लीजिए 25 एकड़ का वो है, फार्म है, तो कैसे होगा? आपके पास तो एक छोटा सा घास निकला तो आपने उसको निकाल दिया, साफ कर दिया, बट हमें बड़ी फील्ड में तो वीडीसाइड का इस्तेमाल करना होता है। इस तरह के अनुभव किसानों ने हमारे साथ में रखे। उस समय हमारी एज कम थी, अभी भी कम है, तो हमने लोगों के सवाल सुने पर हमारे पास जवाब नहीं थे तो हमने कुछ नहीं बोला उनसे। तो एक दिन रात को हमने सोचा कि अगर ये प्रॉब्लम हमारे पास होती तो इनका हम क्या सॉल्यूशन करते। तब हमारा 2 से 3 साल के बाद खेती करते करते रिसर्च की तरफ दिमाग डाइवर्ट हो गया जी। तो फिर खेती में इन सब चीज़ों के सस्टेनेबल सॉल्यूशन खोजने के लिए हमने प्रयास करना चालू किए। और सबसे पहले नंबर, जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमने देखी, बचपन से जंगलों को देखा और किसानों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने रखी,
इन सबको क्लब करते हुए मल्टी लेयर फार्मिंग का हमने कॉन्सेप्ट तैयार किया, इसका इनोवेशन किया, इसकी अवधारणा तैयार की, इसकी परिभाषा डेफिनेशन तैयार की। एंड देन इसके बाद फिर और भी बहुत सारी चीज़ों के समाधान निकाले, जैसे पानी के मुद्दे पर काम किया। जी। पानी को हम कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, कैसे वाटर टेबल बढ़े, हमारा सॉइल का हेल्थ इम्प्रूव हो, और हमारी जो सॉइल इरोजन हो रही है उसको हम कैसे रोकें। फिर हमने बीजों पर काम किया, हमारे भारतीय नस्ल के देसी बीज जो ख़त्म होते जा रहे हैं उनको बचाने का अभियान छेड़ा। वो तो आई थिंक सर सबसे बड़ा विषय आज के दौर में, कि मतलब इतना हाइब्रिडेशन करेक्ट वो हो रहा है बीजों में जी, तो ये देसी बीज तो बहुत मुश्किल रह गए बहुत। फिर इसके बाद सर हमने क्योंकि बहुत सारे लोग जब हमने खेती शुरू की थी, इवन बहुत सारे अनुभवी बड़े लोग भी ये कहते थे कि ये प्राकृतिक जैविक खेती कुछ होता नहीं है, इसको करने में बहुत समय लगेगा, इवन जो है ना इसको करेंगे तो आप 2-3 साल में वापस आ जाएंगे जी। इससे प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, उत्पादकता नहीं होती है, किसान को कुछ मिलता नहीं है, इस तरीके की बातें लोग किया करते थे। तो हमारे ध्यान में ये सब सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाती थी, क्योंकि एज हमारी कम थी, जवाब थे नहीं, बड़ों से मुँह जुबानी करते नहीं थे जी। तो बस ऐसे ही मंथन करते थे, सोचते थे। तो सोचते सोचते रामायण सीरियल पर हमारा ध्यान गया। हमने रामायण, हमारे माता पिताजी घर में रामायण पढ़ते थे बिल्कुल। और सीरियल भी हम लोग देखते थे। तो हमने वहाँ पर देखा कि रावण का भाई कुंभकर्ण जब सोने से उठता था तो एक गांव का अकेला भोजन खा जाता था। तो ये बात मुझे बहुत थोड़ी सी चुभी कि अगर वो उस जमाने में एक गांव का अकेला खाता था तो फिर गांव क्या करेगा, तो बाकी के लोग कितना खाते होंगे। बिल्कुल। सपोज करो कि रावण के भाई को खाने की बहुत ज़्यादा 6 महीने के बाद उठता था तो बहुत ज़्यादा खाने का होता होगा। तो इस बात को हमने अपने ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर हमने अप्लाई करके देखा। तो हम उस समय पे 10 से 12 चपातियाँ खाया करते थे जब हम ये बात सोच रहे थे। फिर हमारे पिताजी करीब 15 से 20 चपातियाँ खाया करते थे, और हमारे पिताजी के पिताजी जो अभी 102 साल के हैं जी। और वो जब अपनी एज पे थे, यानी कि 40 to 50 की एज पे, और बहुत मेहनत किया करते थे, तो 50 से 70 चपातियाँ वो खाया करते थे। आज के ज़माने में आदमी 1, 2, 3 के ऊपर खा नहीं पाए। ये मतलब सुनने में बहुत अजीब है, बट अगर हम सोचने बैठें तो हम अगर हम अपनी पीढ़ी में हैं, हम 10 खा रहे हैं, हमारे पिताजी 20 खा रहे हैं, और उनके पिताजी 50 खा रहे हैं, तो उनके पिताजी कितने और उनके पिताजी कितने। तो अगर हम लॉजिकली वहाँ तक पहुँचे, रावण के भाई तक, तो ये हमें प्रूफ मिलता है कि शायद उतना डाइट लोगों का होगा। बिल्कुल सत्य है अब इसमें। तो सवाल यहाँ पर ये है कि अगर लोगों की डाइट इतनी थी, तो हमारे वैज्ञानिक लोग ये बात कहते हैं कि उस समय पे लोग इतने नहीं थे, या हमारी जनरल पब्लिक भी कहती है कि उतनी पॉपुलेशन पहले नहीं थी, तो इसलिए लोग उगाते थे और खाते थे। पर मुझे लगता है पॉपुलेशन भी थी, और अगर नहीं थी तो उनका डाइट हमसे 100 गुना ज़्यादा था। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली खाना उस समय भी धरती पैदा करती थी। अब हमें विचार और मंथन करने की आवश्यकता है कि वो क्या विधा थी, क्या विद्या थी जिस विद्या पे पहले खेती होती थी और लोगों को इतना अन्न, और वो भी स्वस्थ अन्न मिलता था। तो इस पर जब हमारा मंथन गया तो हमने देखा कि कुदरत ने ऑलरेडी सारी चीज़ों के भंडारण भर रखे हैं इस धरती के अंदर, कुछ ऊपर, कुछ मिनरल्स के रूप में, कुछ खनिज तत्वों के रूप में धरती के अंदर भंडारण है, जिनकी हम माइनिंग आज की तारीख में कर रहे हैं जी। और कुछ इन्वायरमेंट में ऊपर हैं, कुछ गैसेस फॉर्म में हैं जो बारिश के साथ में धरती पर गिरते हैं। जी। उसका लाइव एग्जाम्पल अगर हमें समझना है तो हम जंगलों को देखकर समझ सकते हैं। जंगल गर्मी में पतझड़ हो जाती है, केवल वहाँ पर झाड़ियाँ दिखती हैं, लेकिन जब बारिश का पानी गिरता है तो वही जंगल पूरे एकदम डार्क ग्रीन हो जाते हैं, खिल उठता है एकदम। अब डार्क ग्रीन क्या हम अपना पानी देते हैं तो क्या वो नहीं हो सकते हैं? तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पानी में केवल पानी होता है, लेकिन बारिश के पानी में कुदरत ने जो एनवायरनमेंट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट छुपा के रखे हैं वो सब होते हैं, तो इसके कारण वो ग्रीनरीज डेवलप हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत गहराई से नेचर के साथ जुड़ के देखी हैं, समझी हैं, सीखी हैं। तब फिर हमारे दिमाग में वहाँ से आइडिया क्लिक हुआ कि जैसे अगर हम व्यवहारिक जीवन में कहें कि हम जो रासायनिक खाद तरीके से भोजन मिट्टी को दे रहे हैं, अगर हमें उत्पादकता का जवाब चाहिए है कि हमारी उत्पादकता ना गिरे और हम प्राकृतिक खेती में भी आ जाएं, तो उसका आंसर यही है कि हम जो रासायनिक खाद या भोजन मिट्टी को रासायनिक तरीके से दे रहे हैं, अगर वही भोजन हम प्राकृतिक तरीके से, प्राकृतिक संसाधनों से उतनी मात्रा में, जितनी मात्रा में मिट्टी को चाहिए, अगर हम बना के दे देते हैं, तो शायद उत्पादकता हम केमिकल के बराबर या उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं।
इस थॉट ने हमें सोचने पे मजबूर किया और इसके बाद हमने इस पे काम किया। लगातार 9 सालों के गहरे एक्सपेरिमेंट के बाद में 4 तरह के हमने फार्मूले खेती के अंदर तैयार किए खाद को लेकर, जिसमें हम जैविक डीएपी बनाते हैं, जैविक यूरिया बनाते हैं, जैविक पोटास बनाते हैं और जैविक माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाते हैं। ये सारे रिप्लेसमेंट हम जब केमिकल फर्टिलाइज़र के बदले में बनाते हैं और इनको एक उचित मात्रा में मिट्टी को देते हैं, तो हमने पाया कि उत्पादकता में गिरावट भी नहीं होती और केमिकल फार्मिंग से हम जैविक फार्मिंग में शिफ्ट भी हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक चमत्कार है या फिर आविष्कार कह सकते हैं। इसके बाद जो है ना, हमने गौपालन पर काम किया, क्योंकि पूरी खेती की व्यवस्था को अगर आप समझेंगे तो खेती की पूरी व्यवस्था में गाय जो है ना, रीढ़ की हड्डी है हमारी, और गाय बेसिकली हमारा इकोसिस्टम का भी पार्ट है। बिल्कुल। तो गाय अगर खेत में होगी तो गाय भी सुखी होगी और किसान भी सुखी होगा, क्योंकि किसान के पास जो परेशानी है वो गाय हैंडल करती है। किसान की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि खेती में 40% भाग में घास उगती है। बिल्कुल। और घास को ख़त्म करने के लिए हम हज़ारों करोड़ों का बीडीसाइड डालते हैं। बिल्कुल। ये डालने से हम जो है ना, अपनी आने वाली जनरेशन को नपुंसकता की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और दूसरा, मिट्टी में जहर खोल के मिट्टी के जो इकोसिस्टम है, मिट्टी का अपना इकोसिस्टम है, बैक्टीरियाज हैं जो पानी को छानने का काम कर रहे हैं, वो सब खत्म कर रहे हैं। तो ये भी कर रहे हैं और ऊपर से नेसेसरी हम अर्थ पर पॉइजन डाल रहे हैं। तो हम उसके बदले में अगर वो 40% हिस्सा जो गाय का है, घास चारा जो भी उगा है, बीडीसाइड ना डाल के गाय के पेट में डालें, तो गाय भी सुखी रहेगी और वो उल्टा आपको उतना खाद भी दे देगी। और उसी कचरे से, जिस पर आप दवाई डाल के उसे ख़त्म कर देते हैं, उसी कचरे से वो दूध जैसे अनमोल रत्न को बना के आपकी रेवेन्यू में भी हिस्सेदारी करेगी। सो बेसिकली गाय बहुत बड़ा हिस्सा है। अब बस सवाल ये है कि गाय को किसान कैसे सहजता से रखे। उसके सामने चैलेंज है कि वो देसी गाय पाले तो दूध कम देती है गाय, जर्सी गाय पाले तो उसके अंदर वो पोटेंशियल है, वो एनर्जी नहीं है, वो ताकत नहीं है जो हमारी जैविक खेती के लिए चाहिए। तो हम देसी गाय को क्या डाइट प्लान करें, क्या रखरखाव करें, क्या जो हमारा कहना चाहिए नस्ल है उसमें कैसे हम इम्प्रूवमेंट करें, इन सारे विषयों पर हमने गहराई से काम किया। और 10-12 सालों के अंदर हमने 4 अलग अलग तरीके की गौशालाएं बनाई। और आज हम जिस गौशाला को अभी बना के बैठे हैं, लगभग 100 गायों की गौशाला है और 2 लाख के अंदर हमने पूरा इकोसिस्टम के साथ में अपने फार्म की ही चीज़ों से उसको बनाया है। और वो 10 से 15 साल तक चल सकती है। पूरा बैम्बू स्ट्रक्चर पे वो गौशाला बनाई, और ऐसी गौशाला जिसके अंदर गाय जो है ना, आने के बाद अपने आप को गुड फील करे, अपने आप को सुखी फील करे। और जब वो अपने आप को गुड फील करेगी तो नेचुरली वो गोबर भी अच्छा देगी, यूरिन भी अच्छा देगी और हमें दूध भी अच्छा देगी। सो इस तरीके से हमने गौपालन पर काम किया और उसकी डाइट प्लान पर भी काम किया। फिर इसके बाद हमने बायोडाइवर्सिटी पर भी काम किया। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली हमारी खेती का पूरा एक व्यवस्था है कहना चाहिए। तो इस व्यवस्था में गाय भी शामिल है, मधुमक्खी भी शामिल है, आपका मच्छर भी शामिल है, मक्खी भी शामिल है, भौरे भी शामिल हैं, तितलियां भी शामिल हैं, चिड़िया भी शामिल है। ये सारे लोग अगर आपके खेत के इर्द गिर्द होते हैं तो आपकी जो परेशानियां हैं वो सारी परेशानियां कुदरती तौर पे ये सारे जीव हैंडल करते हैं। क्योंकि संसार को बैलेंस करने के लिए कुदरत ने दोनों चीज़ें एक साथ में बनाई, बुराई बनाई, साथ में अच्छाई भी बनाई, रात बनाया, साथ में दिन भी बनाया, अच्छे लोग भी बनाए, बुरे लोग भी बनाए, बुराइयाँ भी बनाई, अच्छाइयाँ भी बनाई, शुभ भी बनाया, हानि भी बनाया, लाभ बनाया, सब कुछ बैलेंस में बनाया। तो बेसिकली हमारे इस पूरे सिस्टम में फसलों में लगने वाले जो हानिकारक कीड़े हैं उनको कंट्रोल करने के लिए लाभकारी कीड़े भी बनाए। पर जब से हमने जहर डालना खेती में चालू किया, पैसे की लालच में या जो भी कह लीजिए, इन सब ने आना बंद कर दिया। तो इनने क्या किया, सब ने आना बंद कर दिया। और जब इनके आने बंद हो गए तो इन कीड़ों का प्रकोप धीरे धीरे करके बढ़ता गया। बिल्कुल। और जब ये बढ़ता गया तो हमें ऐसा लगा कि कीड़े के मारने के लिए हमें और भयंकर रसायन तैयार करना पड़ेंगे और हम एक अलग ही रास्ते पर निकल पड़े। और हमने धरती पर इतना जहर खोल दिया कि आज हमारी धरती की आबादी का 10% हिस्सा कैंसर की चपेट में आ गया, 15% हिस्सा हार्ट अटैक की चपेट में आ गया, 25% हिस्सा डायबिटीज़ की चपेट में आ गया। अगर हम सारी बीमारियों का पूरा चिट्ठा तैयार करें तो भारत का लगभग हर व्यक्ति बीमारी की चपेट में है। तो ये सारे इसके दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। हमारी उम्र कम हो गई, हमारी सेहत कमज़ोर हो गई, हमारा स्टेमिना कमज़ोर हो गया, हमारा बहुत सारा कुछ ख़त्म कर लिया हमने और अपनी पूरी मानव जाति के अस्तित्व पर हमने अपने सवाल खड़ा कर दिया।
तो इन सारी चीज़ों को कैसे ठीक करें? तो बायोडाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये शब्द सुनने में थोड़ा सरल है, बट इसको पूरा विस्थापित करने के लिए हमें वर्षों की मेहनत लगी। हमने अपने फार्म पे लगभग 7,500 पेड़ों का समन्वय किया, संरक्षण किया और 2,000 वैरायटियाँ लगाई, और इनकी वजह से चिड़िया हमारे खेत पर आ गई, और एक नहीं 48 तरह की बर्ड्स हमारे खेत पर हैं। फिर मधुमक्खियों के छत्ते अपने आप लगने लगे, भौरे और तितलियाँ आने लगे, और बाकी की जितनी भी प्रकार की बर्ड्स हैं जो मांसाहार करती हैं, जो बेसिकली फसलों में लगने वाले कीड़े मकोड़ों इल्लियों को खाती हैं, वो सब ने घोंसले बनाना चालू कर दिए। और इस तरीके से हमारा फार्म पूरा इकोसिस्टम का एक हिस्सा बन गया। और यहाँ पर पिछले 5 सालों से हम बिना स्प्रे के अन्न उगा रहे हैं। बताइए। तो माने हम जैविक कीट नियंत्रक भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वो ये है कि कीटों को मार के नहीं, कीटों का संवर्धन करके उनको भी एक अच्छा माहौल देना है, उनको भी जीने का एक कहना चाहिए स्वतंत्रता देनी है, जी। और हमें भी जीना है जी। तो जियो और जीनो दो, इस कॉन्सेप्ट पर जो है ना ये पूरा सिद्धांत तैयार है। और इसमें समृद्धि जिसे हम कहते हैं, जिसमें सब कोई खुश रहे, जीव जंतु से लेके पेड़ पौधे और वनस्पति और सारी मानव जाति से लेके, इसका सिद्धांत हमने तैयार किया। इसको हम जैव विविधता बोलते हैं। फिर इसके बाद हमने संगीत विज्ञान पर भी काम किया। आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम देखते हैं हमारे मनुष्य के जीवन में बहुत तनाव आ गया, बहुत स्ट्रेस में है मानव, और इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम अलग अलग तरीके के उपाय अपनाते हैं। शांत जगह में कोई बैठता है तो कोई अपना पसंदीदा गाना सुनता है, कोई पसंदीदा मूवी देखता है, तो कोई अपने करीबी लोगों से बात करता है और अपने तनाव को दूर करने की कोशिश करता है। पर हम अपने ये सारे उपाय अपना लेते हैं, पर इन पेड़ पौधों के बारे में आप ज़रा सोचिए कि ये अपने तनाव को कैसे दूर करें। तो सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्या ये भी तनाव में है? तो डेफिनेटली हमने जो इतना पोल्यूशन कर रखा है, ध्वनि तरंगों के माध्यम से, वायु प्रदूषण के माध्यम से, या जल प्रदूषण के माध्यम से, इन सारे प्रदूषणों की वजह से पेड़ पौधे भयंकर स्ट्रेस में हैं। सांस लेने में तो इनको भी दिक्कत आती होगी। बहुत तकलीफ में है पेड़ पौधे। ये बात वही समझ सकता है जो प्रेम से पेड़ से मोहब्बत करता हो। तो बेसिकली अगर आप पेड़ों को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो हमसे ज़्यादा स्ट्रेस में है, तनाव में है। तो इनके तनाव को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो कुदरत ने इनके तनाव को दूर करने के लिए भौरे बनाए थे। भौरे की जो गुनगुनाहट होती थी उससे पौधों का मनोरंजन होता था और पौधों का स्ट्रेस ख़त्म होता था। पर हमने एक प्रयोग किया, हमने आर्टिफिशियल गाने सुना के प्रयोग किया फसलों पर। तो बहुत सारे म्यूज़िक हमने सुनाए, अराउंड 250 से भी ज़्यादा गाने अलग अलग फसलों पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर और अलग अलग रिदम के साथ में सुना के पिछले 12 वर्षों से हम इस थेरेपी पर काम कर रहे हैं। और लगभग हमने 11 गाने सेलेक्ट किए जो फसलों को अलग अलग स्टेज पर अगर हम सुनाते हैं तो उनकी उत्पादकता में 15 से 20% तक बढ़ोतरी होती है, और उनकी जो गुणवत्ता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड्स हैं? ऑन रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा। ऑन रिकॉर्ड्स हैं। हमारे फार्म पे आप आएंगे तो सुबह 5 से लेकर 8 बजे तक आपको साउंड सुनने मिलेंगे। ऐसे तो आप जितने बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और जो ये सब प्रोवाइड करते हैं उनका धंधा बंद करा दोगे आप। सर एक्चुअली देखिए, हमारा ध्येय ये है कि पौधे खुश रहें। पौधे खुश होंगे तो डेफिनेटली उससे जो अन्न पैदा होगा या उनसे जो वायु मिलेगी, उनसे जो रिएक्शन है वो हमारे ऊपर आएगा। तो डेफिनेटली हम जो खुशी ढूंढने जाते हैं वो खुशी आपको ऑलरेडी देने वाले हैं। आपको कभी आकाश जी डर नहीं लगता अच्छा इतना अच्छा काम करते हुए आज की दुनिया में? देखिए, डर ऐसा है कि जब आप कुदरत के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो बेसिकली वो एक इतना बड़ा यूनिवर्सल पावर है, सुपर पावर जिसे कह सकते हैं। जब आप उसके साथ जुड़ते हैं तो फिर फियर ख़त्म हो जाता है, डर ख़त्म हो जाता है। तो सीधा सा सिद्धांत ये है कि हम पेड़ पौधों को क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल अगर रिदम साउंड्स देते हैं तो डेफिनेटली उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट उनकी बॉडी ग्रोथ पर, उनके फ्रूटिंग पर और उनकी पूरी हेल्थ पर पड़ता है। और इसके मैंने पूरे डाटाज बनाए। 11 गाने हमने सेलेक्ट किए कि ये गाने सुनाने से इनकी यील्ड बढ़ती है। क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन गानों में? उनमें बेसिकली शब्द नहीं होते, बस रिदम होती है। हाँ, मतलब क्या इंस्ट्रूमेंट्स? जैसे फॉर एग्जांपल जब हम पौधे को सीड्स को जर्मिनेशन के टाइम पे वो करते हैं, सो जब हम ज़मीन के अंदर डालते हैं या बीज को संस्कारित करते हैं, बीज को उपचारित करते हैं, तो हम उसमें गायत्री मंत्र का साउंड देते हैं जो शब्दों के साथ होता है। बट जब हम उसको ज़मीन के अंदर डाल देते हैं तो हम उसे ओम की ध्वनि देते हैं।
और उसका भी एक फ्रिक्वेंसी होता है, उसका भी एक ये होता दायरा होता है कि इतना ही स्लो बजाना है आपको। अगर हम फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे तो उनका बाकी चीज़ों पर डिस्टर्ब हो सकता है। हाँ डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। तो अब फिर पौधा जब उग आया तो उसके बाद उसको क्या साउंड्स पसंद है, तो फिर वो अलग टाइप का साउंड्स होता है। तो ऐसे 4 अलग अलग स्टेज में पौधे के बचपन से लेके बुढ़ापे तक, जैसे हमारे जीवन में जब हम बचपन में होते हैं तो हमें अलग तरीके की साउंड्स पसंद होते हैं, जी। जब युवा अवस्था में होते हैं तो अलग तरीके के साउंड पसंद होते हैं, बिल्कुल। और जब हमारा एक एज हो जाता है तो हम अलग तरीके के साउंड पसंद करते तो हैं। शायद नो साउंड पसंद करते हैं करेक्ट कि आवाज ही ना हो चारों तरफ। डेफिनेटली। तो कुछ इस तरीके के पौधे भी हमारे जैसे ही होते हैं, जी। तो उनको भी बचपन में अलग साउंड्स चाहिए, युवावस्था में अलग साउंड्स चाहिए, और जब उनका एज हो जाता है तब उनको अलग माहौल चाहिए। जी। तो इस तरह की चीज़ों पे हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, और हम फार्मर्स को शेयर भी करते हैं ये कि इस तरह की चीज़ों के साथ वो जुड़ें और काम करें, और बिना केमिकल फर्टिलाइज़र और इन सब चीज़ों के आर्टिफिशियल जो भी हमारे तरीके हैं खेती में, उनको बगैर इस्तेमाल किए, बगैर लागत बढ़ाए, हम खेती को आरामदायक तरीके से एक लाभकारी व्यवसाय बना सकते हैं। जी। जी। तो इस पर हम अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, और भी बहुत सारे छोटे मोटे नवाचार हैं जो खेती के अंदर हम करते रहते हैं, जी। जिससे हमारी खेती आत्मनिर्भर बने, खेती का खर्चा कम हो और उत्पादकता बढ़े। मेरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न था जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ पर्सनली। जी हिंदुस्तान में जी इतनी पॉपुलेशन है करेक्ट और ये बढ़ती जा रही है, जी। कम तो हो नहीं रही। जी तो बढ़ने का भी मतलब है कि अन्न का यूसेज बढ़ रहा है। बढ़ रहा है जी। जहाँ गेहूं पहले अगर 1 कुंटल बिकता था फॉर एग्जांपल, तो आज जी। 4 कुंटल बिक रहा है। 4 कुंटल बिक रहा है जी। तो कमर्शियल फार्मिंग से कैसे झगड़ा करोगे आप? क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग जी आज, जैसे हम भी एक शॉर्ट फिल्म शूट करके आए तो हमें पता है कि एक किसान की भी मजबूरी है जी कि अगर उसको पैसा कमाना है तो उसको ऐसी चीजें यूज करनी ही है खेती में, जी कोई वे आउट नहीं है उसके पास। जी तो इनसे आपकी फाइट कैसे है और जी। कैसे आप ये चीज सॉर्ट करेंगे? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र में पहले तो हमारी हेल्थ होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ होगी तो ही हम पैसे के लिए काम कर पाएंगे। जी। ठीक है जी। तो देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ों को केंद्र में, मतलब एक चीज़ तो हमारे को केंद्र में रखना पड़ेगी, वो है हमारी हेल्थ, और हेल्थ के साथ में फिर सेकेंडरी हमको रखना पड़ेगा पैसा, क्योंकि पैसे के लिए हम तभी काम कर पाएंगे जब हमारी सेहत अच्छी होगी। जी। तो बेसिकली इन दोनों को क्लब करके हमने बहुत सारे फार्मर्स के लिए ये मॉडल्स बनाए हैं, जी। ताकि वो इस सिचुएशन में कमर्शियल फार्मिंग के साथ में या कमर्शियल फार्मिंग से हटकर इस फार्मिंग के मॉडल को अडॉप्ट करके वो कमर्शियली एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, साथ में एक अच्छी हेल्थ भी अपनी सुरक्षित कर सकते हैं, और इवन जो है ना केमिकल फ्री फूड सोसाइटी को दे के वो एक अच्छी हेल्दी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए छोटे मार्जिनल फार्मर्स हमारे इंडिया में बढ़ते चले जा रहे हैं। हम देख रहे हैं लगातार आबादी बढ़ रही है, ज़मीन का रकबा धीरे धीरे कम हो रहा है, और कम ज़मीन पे फार्मर्स के लिए चैलेंज है कि वो कम ज़मीन में कैसे फसलों को उगाए और बेसिकली अपने पूरी परिवार की जो एक बेसिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें। तो उसके लिए जैसे मल्टी लेयर का कॉन्सेप्ट है, बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों तीनों कॉन्सेप्ट जब हम मिला के एक साथ में क्लब करके फार्मिंग करते हैं तो आपकी इनकम उतने ही थोड़े टुकड़े से 3 से 4 गुना बढ़ जाती है, खर्चे 3 से 4 गुना बढ़ जाते हैं, और बायोडाइवर्सिटी क्रिएट जब होती है तो बहुत सारे ऐसे खर्चे जो किसान को पता नहीं चलता और होते रहते हैं वो सब बचेंगे, और साथ साथ में एक हेल्दी इनकम भी जनरेट होगी, एक पेंशन इनकम भी जनरेट होगी। हम क्रॉप से तो कमाएंगे, फिर पेड़ों से भी पैसे बनाएंगे, पेड़ों से भी हमें इनकम जनरेट होगी। तो बेसिकली एक किराने की दुकान के जैसा हमने सोच के इस मॉडल को बनाया है कि हम कई तरह के प्रॉस्पेक्ट खेती के साथ में चालू करें, एक क्रॉप के ऊपर निर्भर ना रहें, कई तरह की चीज़ों को हम एक साथ में शुरू करें खेती के अंदर। तो मुझे लगता है कि हम कम ज़मीन में भी सोसाइटी को अच्छा अन्न दे के और एक हेल्दी इनकम कर सकते हैं। आधा कभी किसान को परेशान नहीं होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बिकॉज ये बहुत मुश्किल टास्क है जी आज की दुनिया में, जी सच्चाई से और ईमानदारी से काम करना। जी मुझे लगता है बहुत लोग बोल तो देते हैं जी लेकिन करते नहीं, बट वहाँ आप जैसे लोग काम में आते हैं जी कि काश अगर सरकार आप जैसे लोगों को जो इतने पैशनेट हैं जी उनके द्वारा अगर इन किसानों को एजुकेट सही करवाएं तो। जी क्योंकि मेरे को लगता है इतनी पॉपुलेशन में इंडिया की अगर एक सेट पॉपुलेशन है जी तो उसमें 10% तो किसान होंगे।
नहीं 10% नहीं सर, बहुत ज़्यादा होंगे? लार्ज क्वांटिटी है किसानों की। अभी भी हमारे इंडिया में 60% अबव किसान हैं जो सोचिए फिर। जिनकी आजीविका फार्मिंग से ही जुड़ी हुई है। हाँ, तो आप सोचिए जी। कि फिर ये एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है Importance उनके है। लिए करेक्ट कि जी। अगर उनको कोई एक सही इंसान मिले जी तो सर एक कम शब्दों में अगर मल्टी लेयर फार्मिंग आप समझा दें हमारे जी। ऑडियंस के लिए। बेसिकली मल्टी लेयर फार्मिंग आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमारी जी। होती है। हमारे पास जगह नहीं होती, हम एक के ऊपर एक फ्लैट बनाते चले जाते हैं। गांव में एक सिंगल स्टोरी घर होता है क्योंकि वहाँ पे ज़मीन बहुत है लोगों के पास। जब हम शहर में आते हैं तो लोग डबल तिबल घर बनाते हैं। जब हम लेकिन और बड़े शहर आते हैं तो वहाँ पर तो 10-10 20-20 मंजिला मकान बनते हैं, प्लस चले जाते हैं। उसके पीछे पर्पस यही है कि स्पेस नहीं है तो हम हॉरिजेंटली नहीं फैल सकते, हम वर्टिकली फैलेंगे। जी। सो बस वही कॉन्सेप्ट हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को ही ध्यान में रखते हुए मल्टी लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट तैयार किया बेसिकली। तो इसमें हम एक साथ एक ही ज़मीन पर अलग अलग फ्लोर में फसल लगाते हैं। सो इस पूरी टेक्नोलॉजी का जो बेसिक प्रिंसिपल है स्ट्रक्चर का डिज़ाइन और क्रॉप के कॉम्बिनेशन। ओके। स्ट्रक्चर का डिज़ाइन मीनिंग ये है कि हम एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जहाँ पर हम अलग अलग फसल को ग्रो करने के लिए स्पेस तैयार करते हैं। और क्रॉप का कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि कौन सी क्रॉप किस क्रॉप के साथ में उगेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कंपेनियन प्लांटिंग सिद्धांत पर अगर हमने ये नहीं किया तो अगर एक पौधे की दूसरे पौधे से नहीं बनती है तो आप कितने भी पौधे एक साथ लगा दीजिए वहाँ पर कभी नहीं होंगे। हाँ। तो ये हमने बहुत प्रैक्टिस करके, क्योंकि कहीं पर ये पढ़ा नहीं है, कहीं पर देखा नहीं है, कहीं पर सुना नहीं, किसी ने बताया नहीं, तो लगभग हमने 2007 से अभी तक 4700 अलग अलग फसलों पर प्रयोग करके देखे, कॉम्बिनेशन बना के, और उसमें से 370 कॉम्बिनेशन अभी तक 17-18 सालों में तैयार हुए हमारे, जो सक्सेसफुली हैं, जिनको एक साथ लगाने पर ये सारा अच्छे से ग्रो करते हैं। और ये सब रेगुलर डाइट में रेगुलर डाइट में इसमें मसाले की फसलें हैं, दलहन की फसलें हैं, तिलहन की फसलें हैं, सब्जियों की फसलें हैं, फलों की फसलें हैं, ऐसे सब मिला के 370 अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं जिनके अंदर कोई 2 लेयर में है, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर। तो ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है ये हम 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें एक ग्राउंड फ्लोर की क्रॉप होती है जिसमें हम रूट वाली फसलें लगाते हैं, जैसे कि अदरक हो गया, टर्मरिक हो गया, इस तरह से। दूसरा फर्स्ट लेयर जिसमें हम लीफी क्रॉप लगाते हैं, जैसे कि पालक, मेथी, धनिया, इस तरह की फसलें हो गई। एक हम रूफ बनाते हैं लगभग 6 फीट की हाइट पर, उस पर हम क्रीपर्स लगाते हैं, जैसे कि करेला हो गया, लौकी हो गई, तोरी हो गई, इस तरह की। और फिर उसके बाद एक टॉप लेयर बनाते हैं, टॉप फ्लोर बनाते हैं, जिसमें हम फ्रूट लगाते हैं। तो बेसिकली जिनको सबसे ज़्यादा धूप चाहिए पड़ती है उनको हम सबसे ऊपर रखते हैं। जिनको उससे कम धूप चाहिए उनको हम टेरेस पे रखते हैं, जिससे उनको उससे कम धूप चाहिए उनको हम ज़मीन के सरफेस पे रखते हैं, और जिनको बिल्कुल कम धूप चाहिए उनको ज़मीन के अंदर रखते हैं, जिनको ज़मीन ज़्यादा चाहिए। हाँ, तो इस तरीके से इनका एज के हिसाब से, इनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इनका हाइट के हिसाब से, फ्रूटिंग जोन के हिसाब से और सनलाइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनके कॉम्बिनेशंस तैयार करते हैं। तो ये पूरा जो सिद्धांत है ये बहुत ही यूनिक है, यूनिवर्सल है, और ये हमने जंगलों से सीखा है बचपन से, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से इंस्पायर होके ये टेक्नोलॉजी हमने तैयार की है। और ये खासकर हमारे भारत के छोटे किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि लैंड होल्डिंग कम होती जा रही है। तो कम लैंड होल्डिंग में हम कैसे एक के ऊपर एक टेरेस फार्मिंग करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और गुणवत्ता युक्त फूड सोसाइटी तक पहुंचाएं, ये मल्टीलेयर का कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है हमें सर की आईडी और आपके हर डिटेल्स देनी चाहिए कि जी, इस माध्यम से अगर कोई कुछ सीखना चाह रहा हो आपसे जी, तो कांटेक्ट में आए। श्योर, अगर कोई फार्मर जो है ना विजिट करना चाहे तो फार्म पे आके वो कभी भी आके विजिट कर सकता है। रेगुलर हमारे पैन इंडिया वर्कशॉप होते हैं जो हम किसानों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करते हैं। तो जहाँ पर भी वो अपने एरिया में लोकेटेड हैं वो पता करते रहें कि उस क्षेत्र में कब लगने वाली वर्कशॉप, तो वो वहाँ आके भी हमसे ये सारी जानकारियाँ डिटेल्स में भी प्रैक्टिकली ले सकते हैं। और अगर वो फार्म पे आके ट्रेनिंग लेना चाहें तो एवरी मंथ 20 से 26 तारीख तक 7 दिन का वर्कशॉप, और 27 और 28 2 दिन का वर्कशॉप रेगुलर हर मंथ होता है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और संपर्क करने के लिए जो है ना मैं नंबर शेयर करता हूँ, 9179066275, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप 24 घंटा कभी भी जब आपको
मन में कोई सवाल उठे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, सीड से रिलेटेड, तो वो व्हाट्सएप करके अपनी इंक्वायरी भेज सकते हैं। हम उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास लिटरेचर है, अध्ययन है, एक्सपेरिमेंट है, वीडियोस हैं, वो उनको शेयर कर देंगे, तो शायद उनको आना भी ना पड़े। तो जो फार्मर जिस तरीके से हमारी हेल्प लेना चाहता है, ओपन टू ऑल, सबके लिए कभी भी हम उनके लिए हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे आप आज भी मेरे ख्याल से अभी मैं सुन रहा था कि 250 जी फार्मर्स के साथ आप वर्कशॉप कर रहे हैं। जी मेरा एक सवाल रह जाता है सर, बड़ा इम्पोर्टेंट, कि जी बीज कितने ज़रूरी हैं जी और इनमें ऐसा क्या था जो बहुत शानदार था और आज नहीं है? जी। देखिए, बीज हमारी खेती की आत्मा है और आज जो बीजों के साथ हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय कह सकते हैं हम, क्योंकि बीज हमारी एसेट्स हैं, हमारी फार्मिंग कम्युनिटी की एसेट्स हैं, धरोहर है हमारी, पूंजी है हमारी। मिट्टी और बीज और पानी, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम इकोनॉमी को जनरेट करते हैं और फिर ये शहर आके इकोनॉमी रोटेट होती है। तो जनरेट होती है इकोनॉमी विलेज में, गांव में, खेत में, और वो किसान बीज, मिट्टी और पानी से करता है। तो बीज जो है ना, हमारे पहले देसी हुआ करते थे, और देसी बीज जिन्हें हम इंडिजीनियस कहते हैं, नेटिव कहते हैं, या अलग अलग परिभाषाओं में लोकल बीज भी लोग बोलते हैं, ये बीज हमारे कुदरत ने हमारे हिसाब से बनाए थे। सो बेसिकली हमारी जो बनावट है या जो भी हमारा डिज़ाइन है, ये सब डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब कुदरत का बनाया हुआ है। बिल्कुल। और कुदरत को ही मालूम था कि ये हार्डवेयर को चलाने के लिए किस तरह का न्यूट्रिएंट चाहिए और वो किस बीज में, किस सीजन में होगा। तो उसके हिसाब से कुदरत ने सीड भी डिज़ाइन किए। अब हमने लालच के चलते हरित क्रांति के बाद हमने उनको हाइब्रिड करना चालू कर दिया, म्यूटेंट निकाल दिया, फिर उनके बीटी करना चालू कर दिए, फिर जीएमओ करना चालू कर दिया। और जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, जब हमने बीजों में किए तो ये बहुत ही खतरनाक है हमारी सेहत के लिए भी और हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए भी, क्योंकि इनके अंदर जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होता है और इसका उगा हुआ फूड जब हम बॉडी के अंदर डालते हैं तो निश्चित तौर पे हम जो खाते हैं उससे हमारे भी जीन्स बनते हैं, तो हमारे भी जीन्सों में धीरे धीरे परिवर्तन आना चालू होगा। ऑल्टर हो गया सब। सो बेसिकली हमें अपने नेटिव सीड्स पर लौटना पड़ेगा। ये सीड्स हमारी सेहत के लिए, पर्यावरण के लिए, मिट्टी के लिए, पानी के लिए और पूरे इकोसिस्टम के लिए कहना चाहिए सहज हैं, अनुकूल हैं, और इससे हमें सेहत भी मिलती है, हमारी खेती का खर्चा भी कम होता है और किसान को ये आत्मनिर्भरता की तरफ भी लेके जाते हैं। तो ऐसे देसी बीजों को बचाने के लिए 2014 से हम लगातार काम कर रहे हैं और हमने सागर में एक बीज बैंक बनाया है जिसमें 200 से भी ज़्यादा इंडिजीनियस वैरायटीज़ के बीजों का कलेक्शन किया है और वो हम फार्मर्स को देते हैं और फार्मर्स को ये भी सिखाते हैं कि वो उन नेटिव सीड्स का कैसे यूज़ करें और वो एक अच्छी गुणवत्ता युक्त नस्ल उन बीजों से कैसे सिलेक्शन करके तैयार कर सकता है ताकि उत्पादकता देसी बीजों में मेंटेन रहे और किसान को एक अच्छी उत्पादकता के साथ में रेजिस्टेंस पावर भी मिले, क्योंकि देसी बीजों में रेजिस्टेंस पावर भी होता है। नेचर के जो बुरे बदलाव होते हैं उनको सहन करने की पावर हमारे देसी बीजों में है। कीड़े कम लगें ऐसी पावर भी हमारे देसी बीजों में है और ये ज़्यादा तापमान, ज़्यादा कूल तापमान और बहुत सारी जो नेचर में बदलाव होते हैं उनको सहन करने की भी ताकत इन बीजों के अंदर है। बढ़िया। इंसानों को कैसे बदलोगे आप जो आपसे देसी बीज लेके जाते हैं? क्या गारंटी कि वो वैसे ही फसल उगाए जैसे आप चाहते हो कि होना चाहिए? देखिए, हमारी कोशिश तो रहती है कि हम उनको प्रेरित इतना करें मिट्टी से, पानी से, पर्यावरण से, इवन उनकी अपनी सेहत से लोगों को जोड़ें ताकि जो है ना वो पूर्णतः जो है इस काम को पूजा समझ के करें, इसको श्रद्धा समझ के करें। खेती बेसिकली एक काम नहीं है, ये हमारी पूरी मानव जाति को और पर्यावरण को सुरक्षित करने का काम है। तो ये बहुत बड़ा जिम्मा है और उसी जिम्मेदारी के साथ में हम किसान को सिखाते हैं, तैयार करते हैं और मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि किसान जाके बहुत सारे लोग तो नहीं पर थोड़े लोग इसको जरूर करते हैं। वही मतलब सब नहीं करें, कुछ तो करें तो धीरे धीरे वो बदलाव आएगा। डेफिनेटली है तो ये अन्नदाता। जी बिल्कुल। पहले भी इनको भगवान जितना ही दर्जा दिया जाता था कि भाई अन्न उगा के देने वाले तो यही हैं। बिल्कुल सही है। आज अगर ये अन्न उगाना छोड़ देंगे तो फिर हम खाएंगे कहाँ से? बिल्कुल सही है, पॉसिबल ही नहीं है। जी। आज की हमारी मुलाकात थोड़ी शॉर्ट रही लेकिन उम्मीद करता हूँ वापस मिलेंगे। जी बिल्कुल। और 5-6 घंटा बैठ के खेतों में ही सुकून से बातचीत करेंगे। बिल्कुल। आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ क्योंकि जिस तरह की इंडस्ट्री में आप हैं और फिल्मी दुनिया से निकल के
गाय गोबर मिट्टी बीजों किसान की बात जो है ना लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी सोसाइटी को ये पता ही नहीं है हमें क्या खाना, कैसे खाना, जी बिल्कुल, कितना खाना बिल्कुल। और वो कहाँ से आना चाहिए, और बीजों में, खादों में और हमारे जो भोजन है उसमें क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं, वो हमारी सोसाइटी को अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। मतलब ये तो मुझे लगता है कि जी आने वाली पीढ़ी को अंदाजा भी नहीं है बिल्कुल कि वो किस अंधकार में पैदा होने वाले हैं जी और करेक्ट पैदा हो चुके हैं। जी। ये मुझे लगता है कि हम लोगों की एक आखिरी पीढ़ी होगी जिन्होंने इन सब चीज़ों का नज़ारा करीब से देखा है। जी। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको तो बहुत वो अलग ही दुनिया में पैदा हो रहे हैं और उनको ये सब पता भी नहीं है। तो ये अवेयरनेस करने का एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य आप कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आप बधाई के पात्र हैं और बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और आप इसी तरह से अन्य और किसानों की स्टोरियां और अन्य किसानों की जो नवाचार हैं बेसिकली, जो ग्राउंड स्तर पे लगातार मिट्टी गोबर में सिर खपा के एक अच्छे समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनके हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, उनकी बातचीत को और उनके प्रयोगों को जन जन तक पहुंचाने का जो पुनीत कार्य है निरंतर आप करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, वापस होगी मुलाकात जी थैंक यू, धन्यवाद। ओके जी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अब होगी मुलाकात एक नए एपिसोड में और पूरी कोशिश करूँगा कि धरती से जुड़े लोगों के साथ हम बातचीत करें और आपको वो ज्ञान दे जो आपको मिलना ज़रूरी है। आई विल सी यू अगेन। बिफोर लीविंग आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि हमें भी उससे हिम्मत मिलती है और आई विल सी यू अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।